अभी मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्रालय में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के बाहर हंगामा हुआ है। एक महिला ने ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की। अज्ञात महिला ने फडणवीस के खिलाफ नारे भी लगाए। बिना मंत्रालय पास अंदर घुसी थी ये महिला। पुलिस हंगामा करने वाली महिला की अब तलाश कर रही है। तो मंत्रालय में फडणवीस के दफ्तर तक पहुंच गई थी ये महिला और वहां पर जाकर उसने हल्ला हंगामा किया है। देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं एक महिला वहां पर पहुंची। डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके दफ्तर तक पहुंच गई और उसके बाद उसने वहां पर हंगामा किया है। उसके चीखने की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। अब सवाल यह कि ये महिला कौन थी, किस इरादे के साथ यहां पर घुसी। सुरक्षा में चूक का मामला भी है, चूंकि ये महिला यहां पर बिना पास के गई थी, ये जानकारी मिल रही है। हमारे साथ सूरज ओझा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। सूरज, अव्वल तो सुरक्षा में चूक का मामला साफ तौर पर नजर आता है कि बिना पास के महिला घुसी, हंगामा करती है और उसके बाद वहां से चली भी गई। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये पूरा मामला बीती शाम 7 बजे के आसपास का बताया जाता है, जिस वक्त मंत्रालय में लोगों की भीड़ नहीं होती है। अमूमन तौर पे लोग निकल जाते हैं। मंत्रालय में जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो भी कई अधिकारी मंत्रालय से निकल जाते हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि महिला के पास उस वक्त पास नहीं था। चूँकि महिला को अभी तक पुलिस ने ट्रेस नहीं किया है, ये सिर्फ बातें आ रही हैं सामने कि महिला के पास नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि महिला जब ये पूरी घटना सामने आई तो पुलिस ने महिला के अंदर जाने से लेकर बाहर निकलने तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें दिखाई देता है कि महिला पहले अंदर जाती है, कुछ समय तक अंदर किसी कार्यालय तक जाती है, उसके बाद वापस से गेट के पास आती है और फिर गेट से बाहर निकलने से पहले उसे अचानक कुछ याद आ जाता है। वापस वो गेट के अंदर जाती है, 6वें महले पर जाती है, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के बाहर जो उनका नेम प्लेट रहता है उसे तोड़कर जमीन पर पटक देती है। ऐसे में फिलहाल महिला की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं किया है। जी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चूक का मामला भी हो सकता है सूरज, चूंकि गृह मंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस वहां के, और वहां उनके दफ्तर तक ये महिला जाती है। नेम प्लेट जो तख्ती वहां लगी थी उसे उखाड़कर वो फेंक देती है और उसके बाद फिर वहां से चलती बनती है। तो ऐसे तो कोई भी वहां पर दाखिल होकर कुछ भी कर ले फिर तो। जाहिर सी बात है ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक का मामला कह सकते हैं इसे, क्योंकि अगर कोई भी शख्स अंदर जाके इस तरह की तोड़फोड़ करे तो अंदर की सुरक्षा उस वक्त क्या करी थी। इसी के चलते मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, जो इस मामले में ये इंक्वायरी करेगी कि आखिर सुरक्षा में भूल कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, कि कैसे ये महिला अंदर गई। और जिस वक्त महिला देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के बाहर थी उस वक्त वहाँ जो डिप्लॉय होती है सुरक्षा कर्मी, वो उस वक्त कहाँ थे, उस फ्लोर पर क्या कोई पुलिस वाला नहीं था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है हर एक एंगल से जांच फिलहाल कर रही है। मरीन ड्राइव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मंत्रालय के जो पुलिसकर्मी है इस मामले में इंक्वायरी कर रहे हैं। जी, मैं आगे भी आपसे बातचीत सूरज जारी रखूंगा, आप जुड़े रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरा वीडियो दिखाते हैं कैसे यहां पर ये महिला पहुंची। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, गृह विभाग भी उनके पास है, उनके दफ्तर तक पहुंच गई और जो तख्ती वहां पर लगी थी यानी नेम प्लेट जिस पर उनका नाम लिखा रहता है देवेंद्र फडणवीस का, वो उसने वहां से उखाड़कर नीचे जमीन पर फेंक दिया और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। देखिए जरा, सुनिए। ये आवाज आप सुन पा रहे हैं और ये जो तख्ती वहां पर थी, नेम प्लेट जिसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा हुआ था उनके दफ्तर के बाहर, वो उखाड़कर उसने नीचे जमीन पर फेंक दिया। हमारे साथ गणेश ठाकुर भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। गणेश, कुछ पता चल पाया क्या, कौन है महिला? जी देखिए, अभी जानकारी ये मिल रही इसमें कि महिला कल शाम करीब 6:45 बजे वहां पे आई थी और यहाँ पर जाकर उसने ये इस तरह हंगामा किया
बात ये सामने आ रही है फिलहाल कि जो सेक्रेटरी गेट होता है उस गेट के महिला अंदर गई थी। इसमें वहां गेट पर मौजूद जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उनको एक झूठी जानकारी दी कि उसका पर्स मंत्रालय के अंदर छूट गया है, देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से यहाँ पे उसे वो ले जाना है, तो कृपया उसको जाने की इजाजत दी जाए। ये कहकर वो अंदर गई और अंदर जाकर उसने हंगामा किया, वीडियो बनाया और वहां से वो चली गई। अब वहां उस समय कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। इस वजह से उस महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहने की वजह से उसको कस्टडी में नहीं ले सकी पुलिस और ना ही उसको रोक सकी वहां पर पुलिस। अब इस महिला की पहचान की जा रही है कि ये महिला कौन है, वहां पर किस तरह पहुंची थी और क्यों इसने ये किया। तो तमाम जानकारी अब मरीन ड्राइव पुलिस और मुंबई पुलिस ले रही है और उसके आधार पर महिला की पहचान हो चुकी है और उसको ढूंढने का काम जारी है। चलिए ठीक है गणेश, धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा में चूक का इसलिए बहुत बड़ा मामला होता है क्योंकि मंत्रालय बहुत ही संवेदनशील जगह है, वहां पर तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। वहां पर कोई ऐसे दाखिल हो जाए और वो फिर चलता बने हंगामा करके, पता भी ना चले कौन है, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर नाम को लेकर छिड़ा संग्राम थमता नहीं दिख रहा। पहले होटल ढाबों पर नाम को लेकर विवाद हुआ, आपको याद होगा नेम प्लेट के आदेश को लेकर जमकर सियासी हंगामा हुआ, लेकिन अब बैंड बाजों के नाम पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। आपको बता दें, यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजों के नाम को धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने मुस्लिमों के हिंदू नाम रखने पर सवाल उठाए। अब विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है। नाम के विवाद पर बोले यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, धार्मिक भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए। विपक्ष कर रहा है राजनीति, हम विकास की राजनीति करते हैं, यह बात कही गई है दानिश आजाद अंसारी की तरफ से। धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए। तो नाम के विवाद पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का यह बयान सामने आया है। आजाद अंसारी साहब, जो नेम प्लेट लगाया जाए ढाबों पे, ये तो था, इसको लेकर विवाद भी हुआ। अब बैंड बाजे वाले भी अपना सही नाम लिखें, उनको शर्म क्यों आती है, वो अपने को लज्जित क्यों महसूस करते हैं, नाम क्यों गलत लिखते हैं, तो इसके क्या मायने, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, हमने बताया कि देखिए हमारी जो योगी सरकार है ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के भाव से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास और उत्तर प्रदेश को एक व्यवस्थित व्यवस्था देने का काम ये हमारी सरकार का है और निश्चित तौर पर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे आपके इस मॉडल को हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री और नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये मॉडल भी अच्छा है, इससे स्पष्टता, सूचिता और जिसको जहां जाना है जाएगा। देखिए, हमारी सरकार ने ये कहा, योगी सरकार ने ये कहा कि जो ढाबे हैं या रेस्टोरेंट होटल है वहां साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए, हाइजीन की व्यवस्था रखी जाए, प्रॉपर तरीके से जो सामान अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसमें उसकी जो हाइजीनिक व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, कोई एक्सपायरी चीजें हम ना दें। तो ये एक जनता के व्यवस्थाओं के लिए, जनता की सुविधा के लिए हमने ईमानदारी से काम किया। इसको और किसी एंगल से नहीं देखना चाहिए। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग खाली नाम बदल दो, काम कुछ है ही नहीं? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष बेवजह की बातें उठा के जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। हमारी जो सरकार है ये पूरी ईमानदारी से, पूरे सेवा भाव के साथ प्रदेश की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रही है। बैंड बाजा के नाम को लेकर विवाद में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बीजेपी बैंड बाजा वाली पार्टी है, अब जनता इनसे बैंड बाजा ही बजवाएगी। तो देखिए किस तरीके का तंज सामने आया है कांग्रेस का। होटल और ढाबों के नेम प्लेट के बाद अब बैंड बाजों के भी नेम प्लेट लगाए जाएं और अपनी दुकानों का नाम, पहचान बताया जाए, ऐसा योगी सरकार की मंत्री कह रही हैं। देखिए, इनके पास और कोई काम तो है नहीं। ये लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं। वीरेश जी, तो अब ये बैंड बाजा पार्टी जो भाजपा है ये ऑलरेडी पार्टी भी बैंड बाजा वाली है। तो मैं समझता हूँ कि सारे जितने भी इनके लोग हैं वो भी नेम प्लेट लगा के चलेंगे, क्योंकि बैंड बाजा मेन मुखिया तो दिल्ली बैठा है, बाकी यहाँ सब लोग बैंड बाजा बजाने वाले हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये जो
कानून या नियम बनाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से ये कहीं पर भी सार्थक नहीं है। ये केवल और केवल लोगों को भरमाने का और लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है। काम नहीं दे पाना, लोगों को रोजगार नहीं दे पाना, ये सारी चीज़ों को भ्रमित करने का कार्य है। तो अजय राय को आपने सुना। मंत्री गुलाब देवी के बयान पर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने पूछा, नाम में दिक्कत क्या है? अपना नाम नहीं लिखते तो कौन सी बड़ी बात है? ये उदयवीर सिंह की बात है, उन्होंने ये बयान दिया है। सभी को अपने मन से नाम लिखने का अधिकार, ये बात कही गई। समाजवादी पार्टी अब इस बयान पर कैसे हमलावर है, उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि नाम में दिक्कत क्या है? अपना नाम नहीं लिखते तो कौन सी बड़ी बात? उदयवीर सिंह का यह बयान। तो सभी को अपने मन से नाम लिखने का अधिकार है। योगी जी के बाद अब उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि आत्मग्लानि क्यों हो रही है, नाम लिखने में इतना शर्म और लज्जा क्यों आ रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी गैर धर्म के व्यक्ति को हिंदू धर्म का नाम अच्छा लग रहा है, राम का नाम स्वीकार हो रहा है, कृष्ण का नाम स्वीकार हो रहा है, तो इनको इतनी निराशा, हताशा और इनसिक्योरिटी क्यों है, असुरक्षा क्यों है? इनको क्यों लगता है कि इनके भगवान उनके भगवान हो जाएंगे? इनको तो खुश होना चाहिए। अगर ये आस्थावान लोग हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे धार्मिक लोगों को, हमारे धर्म में प्रचलित नामों को, हमारे देवताओं को, हमारे देवियों को दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि सरकार में रहता है, ये तो आप जांच कर ही ले रहे हैं ना कि कोई गलत काम नहीं कर रहा। फिर क्यों परेशान है बीजेपी? उसे तो खुश होना चाहिए। क्या कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार या प्रभाव के बढ़ने से दुखी होगा? वही दुखी होंगे जिनके मन काले हैं, सोच गंदी है और जो ये चाहते हैं कि समाज को किसी तरह आपस में लड़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर सिंह जी। उदयवीर सिंह जी का कहना है कि समाज को लड़ाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, एक कटुता इससे समाज में बढ़ेगा। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। नाम वाले विवाद पर जेडीयू का एक बड़ा बयान सामने आया है। बैंड बाजा वाले गुलाब देवी के बयान पर संजय झा ने कहा कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। बिहार सरकार ऐसा नहीं करेगी, ये बात कही गई संजय झा की तरफ से। तो जेडीयू का एक बड़ा बयान, जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। हालांकि बिहार में बीजेपी के साथ ही सरकार में वो हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया इनकी तरफ से कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। बैंड बाजों वालों को भी अब नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जो नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, नाम में तो बहुत कुछ रखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा है, क्या बिहार सरकार भी ऐसा कुछ करेगी? कभी नहीं करेगी। बिहार सरकार कभी इन सब चीजों को प्रमोट नहीं की है। नीतीश कुमार जी का 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबको साथ लेके चलने का राजनीति है। और जैसे करते रहे वैसे ही बिहार सरकार चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सब चीज से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ये ठीक नहीं। तो संजय झा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना। दरअसल ये पूरा विवाद यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई कि नाम बदलकर बैंड बाजा वाले अपना नाम रखते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। ये नहीं होना चाहिए। किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो। हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है? ये नहीं होनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि संभल में जो लोग बैंड बाजा के कारोबार में लगे हैं, उनका इस विवाद पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नसीम। किस नाम से है आपका बैंड? मेरा पंजाब बैंड से है। मंत्री जी ने कल एक आपत्ति उठाई थी कि जो भी बैंड वाले हैं वो अपने धर्म के नाम पे रखें, दूसरे भगवान के या किसी उस अन्य धर्म पे ना रखें। इस क्या देखते हैं इस बारे में? हम तो चैलेंज कर देंगे इसको। नाम है आपका? सतवीर सिंह। किस नाम से बैंड है और कहाँ पे बैंड है आपका? कहाँ पर? चंदोसी। मंत्री जी ने कल एक आपत्ति उठाई है कि जो बैंड वाले हैं वो मतलब अपने धर्म के नाम से रखें। इसके बारे में कैसा देखते हैं आप? हमारे तो धर्म के बारे में नहीं है, हम तो हिंदू हैं।
इसलिए हमने गणेश बैंड रखा है। तो आप हिंदू हैं, तो मंत्री जी ने कहा है कि अपने धर्म के हिसाब से अपना सब जने नाम रखें, तो धर्म से काफी है हमारा। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। वीरेश पांडे आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, उन्हीं से बातचीत करते हैं इसी मसले पर। वीरेश, किस तरह की सियासत, किस तरह की राजनीति इस पर यूपी में आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरीके से मुद्दा दे दिया है गुलाबो देवी ने। ये वही मंत्री हैं, जब पेपर लीक हुआ था तो बहुत सारे ऐसे विवाद को जन्म देने का काम ऐसे मंत्री हैं योगी सरकार के जो करते हैं, और विपक्ष को ये मुद्दा देते हैं कि विपक्ष ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है, काम तो इनके पास है नहीं। तो ये अजय राय हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष के कोई नेता हो, आप देखिए सहयोगी दल के संजय झा ने भी कहा कि इस तरह के विवादों से बचना चाहिए। इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है, क्योंकि नेम प्लेट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर जो फैसला किया था उसकी गूंज हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दी, और वहां की सरकार के मंत्री ने उसको इंडोर्स किया और योगी मॉडल की बात हिमाचल में लागू करने की बात की। जब ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ की वाहवाही हो रही थी और अन्य जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही थी, हालांकि बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन फिर भी योगी मॉडल की चर्चा हुई। और ऐसे में इस बयान से उस रेस्टोरेंट, ढाबे का जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने किया नेम प्लेट को लेकर, ये थोड़ा सा धुंधला होता है, उस पर आक्षेप लगता है, और जो विपक्षी हैं उन्हें राजनीति करने का अवसर प्रदान करता है। और ये जो बैंड बाजा बारात वाली जो बात है, ये और भी आगे बढ़ेगी, गूंजेगी, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वीरेश, और संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। ये मंत्री महोदया ने बयान दिया। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में मूर्ति लगाने का काम फिलहाल रुका। ईदगाह परिसर में लगनी है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। ईदगाह परिसर में आज भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है। तो अभी की ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगनी थी वो काम फिलहाल रोक दिया गया है। ईदगाह परिसर में लगनी है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। आपको बता दें कि ईदगाह परिसर में वहां पर पुलिस बंदोबस्त आज जबरदस्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल यह काम रोका गया है। – 2016-17 में रानी झांसी रोड का नवीनीकरण का जो एक प्रस्ताव था वो दिल्ली सरकार ने पास किया, और ये कहा कि जो रानी झांसी रोड है उसे चौड़ा किया जाएगा, उसका नवीनीकरण किया जाएगा। आपको बता दूं कि जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति लगी हुई है, और उस प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि जब सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा तो जो रानी झांसी की मूर्ति है उसको भी यहाँ से स्थानांतरित किया जाएगा। उसको स्थानांतरित करने का जो जिम्मा था वो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को सौंपा गया, और उसके लिए जगह की तलाश शुरू की गई। आप यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं से कुछ ही दूरी पर शाही ईदगाह है, और ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ये एक पार्क है। जो जानकारी है उसके मुताबिक डीडीए ने दावा किया कि ये पार्क डीडीए का है, और यहाँ पर जो ज़मीन थी वो तय कर ली गई कि यहीं पर जो रानी झांसी की मूर्ति है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। तस्वीरों में आपको आगे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जब 4 सितंबर को जो पीडब्ल्यूडी की टीम थी और एमसीडी की टीम थी यहाँ पर खुदाई करने के लिए पहुंची, तब शाही ईदगाह कमेटी ने इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद जो शाही ईदगाह कमेटी थी वो हाई कोर्ट चली गई। उन्होंने एक याचिका सिंगल बेंच जज के सामने लगाई, और याचिका में ये कहा गया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। लेकिन सिंगल बेंच जो जज थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले में नहीं पड़ेंगे और यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जा सकती है। लेकिन इसके बाद शाही ईदगाह जो कमेटी थी वो 2 बेंच के जजों के पास पहुँची, और उसके बाद वहाँ से भी शाही ईदगाह कमेटी को फटकार पड़ी, और 2 बेंच के जजों ने ये साफ तौर पर कहा कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और यहाँ पर मूर्ति लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो 2 बेंच के जज थे उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि शाही ईदगाह कमेटी को माफीनामा भी लिखकर देना होगा। उसके बाद जब
जो टीम थी वो यहाँ पर दोबारा से काम करने के लिए पहुंची। तब कल की अगर बात करें तो एक मैसेज सर्कुलेट किया गया कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं लगेगी और यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी ना ही यहाँ पर कोई एमसीडी का अधिकारी है और ना ही यहाँ पर कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी है। सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है कि यहाँ पर मूर्ति लगेगी या फिर नहीं लगेगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर अभी एमसीडी का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है और ना ही मूर्ति लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है, अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई भी स्टे नहीं दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मनोज वर्मा के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं जहां मूर्ति लगनी है, और मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा जहां से मूर्ति लाई जाएगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मनोज, हाईकोर्ट का आदेश, इसके बावजूद जो दिक्कत आ रही है, क्या बुनियादी वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि ये तो पुलिस प्रशासन का काम है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश का पालन हो। जी बिल्कुल, देखिए वजह बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया था कि ये ज़मीन उनकी है, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये डीडीए की ही लैंड है और यहाँ पर मूर्ति लगाई जा सकती है। अगर अभी की सिचुएशन की मैं बात करूँ तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज शुक्रवार है। जुम्मे की नमाज जो थी वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अदा की गई है और जो पुलिस फोर्स है वो अंदर जो शाही ईदगाह है वहीं से ही वापस आ रही है। सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, यानी कि ना ही तो कोई यहाँ से अंदर जा सकता है और ना ही कोई अंदर से यहाँ पर बाहर आ सकता है। आपको मैं वो पार्क भी दिखाना चाहूँगा कि यही वो पार्क है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम था वो भी यहाँ पर शुरू हो गया था, खुदाई यहाँ पर शुरू हो गई थी। लेकिन जब खुदाई होना यहाँ पर शुरू हुआ तो जो शाही ईदगाह के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने खुदाई का काम रुकवा दिया था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। तस्वीरों में आप जहाँ पर ये सरिये लगे हुए देख रहे हैं, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है वो लगाई जानी है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी एमसीडी का अधिकारी मौजूद नहीं है। इसके अलावा ना ही यहाँ पर कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी है। सिर्फ यहाँ पर आपको तस्वीरों के अंदर फोर्स ही फोर्स नजर आएगी। फिलहाल ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं है कि यहाँ पर मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है। एमसीडी की तरफ से भी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर मैं इलाके की बात करूँ तो इलाके में फिलहाल अभी पूरी तरीके से यहाँ पर शांति बनी हुई है और भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर मौके पर देखा जा सकता है। ठीक है मनोज, मैं आता हूँ आपके पास आगे भी, लेकिन अब मनोज्ञा से जरा समझ लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। मनोज्ञा, क्या वो मूर्ति वहां से लाई जा रही है? क्या अपडेट आपके पास, वहां क्या देख पा रही हैं आप? देखिए अखिलेश, वो एक कविता है, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बात है स्वतंत्रता के पहले की। आज 7 दशक बाद भी आज़ादी के स्वतंत्रता की देवी माने जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देशबंधु गुप्ता चौक है जहाँ पर उनकी एक खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है और यहीं से इस मूर्ति को हटाकर 700 मीटर दूर ईदगाह के पास, जहां मेरे सहयोगी मनोज खड़े हैं, वहां ले जाया जाना है। अब वहीं पर यहां से वहां ले जाने के लिए इसे कभी धार्मिक रंग दे दिया जाता है, कभी बीजेपी बनाम आरएसएस बनाम आम आदमी पार्टी दे दिया जाता है। तो कभी सवाल ये उठ जा रहे हैं कि दिल्ली का ट्रैफिक जो कम होगा, क्योंकि इसे रानी लक्ष्मीबाई एरिया या फिर इस जो एरिया, इस पूरे कॉरिडोर को साफ करके यहाँ पर इसमें और ज़्यादा जगह की जाएगी, क्योंकि आपको ट्रैफिक दिख जाएगा करोल बाग और इस पूरे इलाके का, जहाँ कितनी भीड़ होती है। दोपहर का समय है, यहाँ ट्रैफिक इस समय सबसे कम माना जाता है और तब ये हालत है कि आपको सिर्फ हॉकिंग की आवाज़ और सड़क पर गाड़ियों की एक ओर से कतार दिखाई दे जाएगी। पर उसके बीच में आरोप ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का दफ्तर यहाँ से करीब 200 मीटर दूर है, केशव कुंज, जिसपे आरएसएस का कहना है कि हमारी इसमें कोई भूमिका हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मूर्ति डीडीए और पीडब्ल्यूडी के अंदर है और ये दोनों आम आदमी पार्टी सरकार के अंतर्गत आती है। अब अगर दोनों ही आम आदमी पार्टी के अंतर्गत है तो आम आदमी पार्टी ही आरोप लगा रही है और बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसका खंडन करते हुए कहा है कि जो काम सरकार को करना है उसमें राजनीति आखिरकार क्यों आ रही है। बिल्कुल, और देखिए मूर्ति विवाद पर संजय सिंह ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी देशभक्तों का अपमान कर रही है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। बीजेपी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाकर देशद्रोह कर रही है, ये तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया। तो मूर्ति विवाद को आप देख रहे हैं किस तरीके से एक नया रंग दिया जा रहा है। बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगा दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी देशभक्तों का अपमान कर रही है, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाकर देशद्रोह का काम किया जा रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली में वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की योद्धा जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी इस देश के लिए, उनकी प्रतिमा हटाने जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में भी अब इस मुद्दे को हम लोग जगह जगह बताएंगे कि देशभक्त का अपमान देशद्रोह है, राष्ट्रभक्त का अपमान देश राष्ट्रद्रोह है, और ये देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में खुलेआम करने जा रही है। ये संजय सिंह के आरोप आपने सुने। दिल्ली में मूर्ति विवाद पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लक्ष्मीबाई की नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी, ये सवाल गिरिराज सिंह ने पूछा है। तो दिल्ली में मूर्ति विवाद को आप देखिए अपने अपने तरीके से दोनों पक्ष कैसे परिभाषित कर रहा है। इसके पहले संजय सिंह को आपने सुना, उनका यह कहना कि मूर्ति हटाने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं और ऐसे में यह देशद्रोह है, जबकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई की नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी। तो यह बयान है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मूर्ति विवाद पर आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह ने जो लिखा, सोशल मीडिया के जरिए जो बात कही कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, लक्ष्मीबाई की नहीं तो क्या औरंगजेब की लगेगी मूर्ति। यहां पर यह खबर महाराष्ट्र से है, जहां एनसीपी के एक बड़े नेता जितेंद्र आह्वाड की पत्नी के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जितेंद्र आह्वाड की पत्नी ने एक कार्यक्रम में आतंकी लादेन के साथ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जिक्र कर दिया। ऋचा ने कहा कि ना तो कोई बड़ा आदमी पैदाइशी होता है, ना ही आतंकी। इसी बात को लेकर विरोधी अब उन पर हमला बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि ऋचा ने क्या कहा था। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो, जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उससे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदाइशी तो नहीं था ना, तो समाज ने बताया। ऋचा आह्वाड के विवादित बयान पर अब राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने ऋचा आह्वाड के बयान की निंदा की। वो औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर हैं, ये शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उसकी तरफ से कहा गया है। यानी शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो हमलावर है इस बयान पर। वो औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर हैं, ये कहा शिंदे गुट ने। ऋचा आह्वाड के विवादित बोल पर अब ये देखिए किस तरीके से विवाद। देखिए, मैंने एक क्लिप सुना भी नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की पत्नी जो राजनीति में नहीं है, उनके बारे में बिना सोचे समझे और पढ़े टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपके पास अगर एक क्लिप है तो आप जनता को दिखाइए, जनता ही निर्णय करेगी। ये तो पहले से ही औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है, हिंदुओं का हमेशा ये विरोध करते हैं, और अब तो वो ओसामा बिन लादेन को समर्थन कर दुनिया में अमन और शांति के खिलाफ बोल रहे हैं। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट था और हज़ारों मासूमों की उसने जान ली, और उसके समर्थन में बोलने वालों का शिवसेना खंडन करता है। अब इस बयान पर ऋचा आह्वाड की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऋचा आह्वाड ने सफाई में यह कहा कि मैंने जो कहा था उसे गलत तरीके से रखा गया, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। म्हणजे रामायण वाचताना आपण रावणालाही वाचतो ना, रावण होता मरून अख्खं रामायण घडलं, नाहीतर घडलंच नसतं। आणि मी सगळ्यांना हे सांगते की ज्यांनी कोणी ते मागवली असेल टेप, की हे ज्यांनी कोणी ती टेप मागवली, ज्यांनी ते फक्त ते एक वाक्य घातलं, पण नक्कीच हे जे काय हल्ली चाललंय ते खूप चुकीचं आहे। तो जिसने इस वीडियो को एडिट किया, एक लाइन दिखाई, वो गलत है, अब ये कह रही है ऋचा। अगली खबर, भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच पर कानपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय फैंस और बांग्लादेशी फैंस में झड़प की सूचना मिल रही है। भारतीय फैंस ने वहां पर धक्का मुक्की की है। बांग्लादेशी प्रशंसक अस्पताल में भर्ती हो गया। कानपुर में चल रहा है भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच और इसी दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। धक्का मुक्की की नौबत आ गई वहां पर, और यह देखिए तस्वीर भी सामने आई है। भारतीय फैंस ने वहां पर धक्का मुक्की की है और जो बांग्लादेशी टीम का वहां पर प्रशंसक था, यानी उनका फैन, वो उसमें घायल हुआ है। अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीर भी अब सामने आ गई है। मैच देखने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। उसी दौरान आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके बीच
धक्का मुक्की हुई। भारतीय फैंस ने वहां पर उनसे धक्का मुक्की की है और उसके बाद किस तरीके के हालात बन गए वो आपके सामने तस्वीर है। फिलहाल ये जो बांग्लादेशी टीम के वहां पर प्रशंसक थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर में चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच ये टेस्ट मैच। इसी दौरान ये घटना घटी है। तो भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान पिटाई हो गई इस बांग्लादेशी फैन की और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यानी भारतीय फैंस जो वहां पर मौजूद थे और जो बांग्लादेश के प्रशंसक थे उस टीम के, उनके बीच आपस में ये भिड़ंत हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।